हेलो एवरीवन, सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो स्टेट की हो चाहे वो सेंटर की हो। सेंटर का एग्ज़ाम हो चाहे स्टेट की हो, दोनों में साइंस का एक बहुत ही बड़ा रोल होता है। इतना बड़ा रोल होता है कि अगर हम स्टेट की एग्ज़ाम देख लें, कोई सी भी रीट हो चाहे पटवार हो, एलडीसी, सीईटी, 10+2 और जो अभी जो भर्ती आ रही है पशु परिचर की भर्ती, उसमें भी साइंस का बहुत बड़ा पार्ट आने वाला है। और इसके बाद हम जो सेंटर के एग्ज़ाम देखते हैं, सेंटर की जो रेलवे एग्ज़ाम है, रेलवे एसएससी, जीडी, एसएससी, सीजीएल, 10+2, यूपीएससी, आरएस, हर एग्ज़ाम ऐसी कौन सी एग्ज़ाम है जिसमें साइंस नहीं आती? आई बात समझ में? ऐसी कोई सी एग्ज़ाम नहीं जिसमें साइंस नहीं आती। 99% एग्ज़ाम में साइंस आती है। और कोई एरिया ही अलग हो कोई, तो उसकी बात हम नहीं करते, लेकिन 99% एग्ज़ाम में क्या आती है? साइंस। तो आज हम साइंस की जो सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, मैं इसमें आपके सामने बहुत ही अच्छे-अच्छे टॉपिक लेकर आऊँगा, जिनसे क्वेश्चन हमेशा आते हैं। हमेशा इन चैप्टर से आपको 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, चाहे वो कोई सी एग्ज़ाम हो। यहाँ पर मैं पर्टिकुलर एग्ज़ाम का नाम लेकर नहीं पढ़ाऊँगा। फ़िलहाल जो मेरा टारगेट है, वो मेरा टारगेट है कि एक टॉपिक उठाओ, उसकी कंप्लीट वीडियो मिलेगी आपको उस टॉपिक के बारे में, उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट जानकारी मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। जो भी विद डायग्राम से बहुत ही अच्छे से समझाऊँगा। वीडियो से पहले कुछ बातें करना ज़रूरी होता है, तो वो बात ये है कि वीडियो में आपको क्या-क्या मिलने वाला है। इसमें कंप्लीट टॉपिक मिलेगा। आज हमारा टॉपिक है पाचन तंत्र। कंप्लीट होगा, क्वेश्चन कैसे बनेंगे इससे, ये मैं आपके सामने समझाऊँगा। क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, किस चीज़ को आपको कम पढ़ना है, किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना है, और इस टॉपिक से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। जीरो से लेकर हाई लेवल तक, 12th और ग्रेजुएशन लेवल तक मैं इस टॉपिक को लेकर जाऊँगा। आई बात समझ में? अब इससे ज़्यादा कोई क्या कर सकता है? तो ध्यान से देखिए वीडियो को और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि अब साइंस में होने वाला है बहुत ही अच्छा इनोवेशन। क्योंकि इतनी गजब तरीक़ा से मैं साइंस आपको पढ़ाने वाला हूँ। कमेंट करके ज़रूर बताना, अच्छी लगे तो। कोई ख़राब लगे, समझ में भी नहीं है, तो भी कमेंट करके बता देना, इसमें कोई झिझक वाली बात नहीं है। अब हम शुरू करने वाले हैं हमारे इस टॉपिक को। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, बेसिक जीरो से उठाएंगे। अगर कोई साइंस का स्टूडेंट है तो ये ना समझे कि बिल्कुल जीरो से उठा रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट मैथ वाले भी होते हैं, आर्ट वाले भी होते हैं। तो मैथ्स और आर्ट के लिए ये बायोलॉजी थोड़ी डिफ़िकल्ट पड़ती है, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ पढ़ी नहीं होती है। तो उनके लिए बिल्कुल जीरो से उठाना बहुत ज़रूरी है। तो बिल्कुल ध्यान दीजिए। जो बायो से हैं कृपया करके थोड़ा देर रखें, वीडियो को थोड़ा 2x स्पीड में भी देख सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ मालूम है तो कोई और चीज़ पे भी आप ध्यान दे सकते हैं। लेकिन जो मैथ और आर्ट के स्टूडेंट हैं, मैंने ये चीज़ देखी है कि उनकी जो साइंस में पर्टिकुलर जो बायोलॉजी जो होती है, इसमें उनकी बहुत सारी वीकनेस होती है। तो आज हम उसी वीकनेस को दूर करने वाले हैं। बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी वीकनेस, कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक भी ऐसा इसमें पॉइंट नहीं बचेगा जिसको मैं नहीं समझाऊँगा। क्लियर है? तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। मानव पाचन तंत्र। तंत्र का मतलब होता है कोई भी सिस्टम, जिसे हम बोलते हैं सिस्टम। आजकल सिस्टम बहुत चल रहा है, तो सिस्टम क्या होता है? सिस्टम का मतलब होता है कोई भी तंत्र। तंत्र का मतलब वही सिस्टम हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर भी हो सकता है, कोई अदर सिस्टम भी हो सकता है। जैसे स्कूल है, स्कूल का भी एक सिस्टम होता है, उसमें प्रिंसिपल होता है, हेड होता है, उसके बाद जो टीचर्स होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, चपरासी होते हैं, सारे वर्कर को मिलाकर एक क्या बनता है? सिस्टम, जिसे हम बोलते हैं स्कूल सिस्टम, कॉलेज सिस्टम, गवर्नमेंट सिस्टम। तो ये सारे सिस्टम होते हैं। तो ये सिस्टम क्या है? ये सिस्टम है हमारी बॉडी का, जिसे हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। सिस्टम का मतलब होता है बहुत सारी चीज़ें मिलकर किसी एक काम को कंप्लीट करें। जिसे स्कूल में प्रिंसिपल से लेकर एम्प्लॉय तक सारे मेंबर्स मिलकर क्या करते हैं? एजुकेशन का काम करते हैं। तो गवर्नमेंट में सारे एम्प्लॉय पीएम, सीएम से लेकर जितने भी छोटे अपनी जो ग्रामीण स्तर पर जो सरपंच होते हैं, उनसे लेकर पीएम तक सारे पद क्या होते हैं? ये एक गवर्नमेंट सिस्टम होता है, जो क्या करता है? हमारी जो गवर्नमेंट को चलाता है। इसी प्रकार पुलिस वाला सिस्टम होता है, उसमें भी बड़ी पोस्ट, छोटी था वो कांस्टेबल से लेकर बहुत ही बड़ी पोस्ट आईएएस, आरएस तक पोस्ट होती हैं। वो भी क्या है? वो भी एक सिस्टम है। तो उसी प्रकार से ये सिस्टम है। सिस्टम का मतलब बहुत सारे अंग मिलकर किसी एक काम को कर रहे हैं, और एक काम कौन सा है? पाचन। तो अब हम हेडिंग डालेंगे पाचन। पाचन एक बार में क्लियर हो जाएगा, कोई भी डेफिनेशन रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक बार में क्लियर हो जाएगा क्या होता है पाचन। तो पाचन को कंप्लीट करने के लिए जो तंत्र होता है, जो सिस्टम होता है, उसे हम बोलते हैं मानव पाचन तंत्र।
ये मानव का पाचन तंत्र है। डायग्राम से समझाऊँ बिल्कुल एक चीज़ खोल कर। अब इसके अंदर जितने भी अंग आएंगे, जितने भी इसके जो ऑर्गन्स आते हैं वो किस में आएंगे? पाचन तंत्र में। उससे पहले हम देखते हैं, एक छोटी सी डेफिनेशन देख लो या फिर इसको हम देख लो समझ के, क्या होता है पाचन। अब पाचन के बारे में सबसे पहले कोई भी टॉपिक अगर हमारे सामने आता है, कोई सा भी टॉपिक हो, तो उसके बारे में सबसे पहले हमें नॉलेज, बेसिक नॉलेज देखनी चाहिए, हम कितना उसके बारे में जानते हैं। पाचन शब्द आया, अब दिमाग घुमाओ जिनको इसके बारे में नॉलेज कम है, तो पाचन होता क्या है? तो इतना सभी जानते होंगे कि हम जो भी चीज़ खाते हैं, जो भी चीज़ पीते हैं, खाना पीना मतलब जो भी हमारे शरीर के अंदर जाता है वो क्या है? वो पच जाता है, हमारे पेट में जाकर पच जाता है। उससे क्या होगा? उससे हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, बॉडी की हेल्थ मिलती है, हेल्थ ग्रोथ होती है, हमारी ग्रोथ होती है। इतना सभी को पता होगा, इतना तो सभी छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक सब जानते हैं कि हम जो भी कुछ खाते हैं अंदर जाके पचता है, पचने के बाद हमें ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा मिलने से हेल्थ मिलती है, हेल्थ से हमारी ग्रोथ होती है। इतना सभी को आता है। लेकिन अब इसकी प्रोसेस, रियल प्रोसेस क्या होती है? वो होती है बायोलॉजिकल प्रोसेस, जो अंदर क्या होता है, एक एक चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। एंजाइम क्या इसमें भूमिका निभाते हैं, ये जो भोजन हम खाते हैं वो अंदर जाके किस किस पार्ट में कितना पाचन होता है, कितना डाइजेशन होता है, सारी चीज़ हम इसमें पढ़ने वाले हैं। अब पाचन को अगर हम समझें तो पाचन होता क्या है, तो सबसे पहले हमारी जो बॉडी है, हमारी जो बॉडी होती है, हमारी बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, इसको ग्रोथ करनी है। बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ, बिल्कुल 6th लेवल, अभी 6th लेवल से शुरू करेंगे 12th लेवल तक जाएंगे। हमारी जो बॉडी है उसको ग्रोथ की ज़रूरत होती है, ग्रोथ हमेशा होती है, हम पैदा होते हैं तब से लेकर। अब ग्रोथ किससे होगी? ग्रोथ के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है? एनर्जी के लिए, एनर्जी, ऊर्जा, इसे हम बोलते हैं ऊर्जा। ग्रोथ के लिए, और जो भी हम डेली वर्क करते हैं, डेली जो काम करते हैं, जो भी आप कर रहे हैं, पढ़ रहे हो या फिर मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, कोई भी हार्ड वर्क हो, जिम में जाओ या नॉर्मल कैसा भी वर्क करो, उसके लिए किसकी ज़रूरत होती है? एनर्जी की। बिना एनर्जी के कोई काम हो सकता है? बिना एनर्जी के आप बैठ भी नहीं सकते। आई बात समझ में? तो हमारे एनवायरनमेंट में एनर्जी हर जगह मौजूद होती है, हर चीज़ में एनर्जी होती है। एनर्जी का नियम आपने पढ़ा होगा, ऊर्जा संरक्षण का नियम, कि ऊर्जा को ना तो निर्माण किया जा सकता है, ना ही इसका विनाश किया जा सकता है। एक रूप से दूसरे रूप में इसको बदला जा सकता है। तो ऊर्जा के बिना क्या हमारी बॉडी चल पाएगी? क्या उसकी ग्रोथ हो पाएगी? क्या उसको डेली वर्क कर पाएगी? बिल्कुल नहीं। तो हमें क्या चाहिए? हमें ऊर्जा चाहिए। अब ऊर्जा किस चीज़ से मिलती है? ऊर्जा किस चीज़ से मिलती है? मोटरसाइकिल, बाइक, व्हीकल जो होती है, ये चलती हैं, ये दौड़ती हैं, किस चीज़ से दौड़ती हैं? इनके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। वो एनर्जी कहाँ से आती है इन मोटरसाइकिल वगैरह में? एनर्जी आती है किससे? उस ईंधन से। ईंधन कौन सा होता है? डीजल या पेट्रोल। हम इनमें डीजल या पेट्रोल डालते हैं, उससे इनको इनके इंजन को उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है, एनर्जी मिलती है। एनर्जी मिलेगी तो वो तेज़ दौड़ पाएगी। अगर वो एनर्जी नहीं मिलेगी, गाड़ी में पेट्रोल नहीं डालेंगे, तो बिना पेट्रोल के कोई बाइक चल सकती है? बिल्कुल नहीं चल सकती। उसी प्रकार से हमारी बॉडी के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, और उस एनर्जी में पेट्रोल का काम करता है फूड। फूड का मतलब होता है भोजन, भोजन। जिस प्रकार कोई भी गाड़ी में जो पेट्रोल डीजल हम डालते हैं, उस पेट्रोल डीजल से क्या मिलती है? ऊर्जा। अब ऊर्जा कहाँ से मिलती है? ऊर्जा हमारे जो बॉडी के लिए ऊर्जा होती है वो मिलती है भोजन से। हम जो भी फूड खाते हैं, फूड के अंदर क्या होते हैं? कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ होते हैं। कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं? भोजन के अंदर। अब इन कार्बनिक पदार्थों से हमें क्या मिलती है? हमें मिलती है ऊर्जा। ऊर्जा से क्या होता है? ऊर्जा से हमारी ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है। हम जो भी काम करते हैं वो सब किसके ऊपर करते हैं? ऊर्जा के ऊपर। ऊर्जा मिलती किससे? भोजन। अब भोजन के अंदर क्या होता है? कार्बनिक पदार्थ। अब ये कार्बनिक पदार्थ भोजन के अंदर जटिल अवस्था में होते हैं, जटिल अवस्था में होते हैं। अगर हम जो हमारी बाइक, जो गाड़ियाँ होती है, उनके अंदर अगर इंजन नहीं हो, बिना इंजन के हम उसमें पेट्रोल डालकर क्या उस गाड़ी को चला सकता है? इम्पॉसिबल है। क्यों इम्पॉसिबल है? वो इंजन उस डीजल को
उस कन्वर्ट करता है एनर्जी में, आयंस में कन्वर्ट करता है, उससे हमें एनर्जी मिलती है, उससे बाइक चलती है। उसी प्रकार अब हमारी बॉडी में अगर ये डाइजेस्ट सिस्टम नहीं होता तो क्या हम जो खाना खाते हैं वो डायरेक्ट पच जाता, डायरेक्ट डाइजेस्ट होता? बिल्कुल नहीं होता। ये डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, इसमें जो भोजन में जो कार्बनिक पदार्थ हैं वो जटिल अवस्था में होते हैं। किस अवस्था में होता है? जटिल अवस्था में। अब ये कुछ स्टूडेंट को थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं? कार्बनिक पदार्थ होते फॉर एग्जाम्पल विटामिन, एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, इनको आगे सारी चीज़ें देखेंगे। विटामिन, मिनरल्स, कोई भी खनिज लवण है, विटामिन है और हार्मोन्स है, ये सारी चीज़ इसके अंदर आती है। किसके अंदर? कार्बनिक पदार्थ के अंदर। तो अब कार्बनिक पदार्थ भोजन के अंदर कैसे होते हैं? जटिल अवस्था में होते हैं, जटिल अवस्था में होते हैं। तो ये जो पाचन क्या होता है, जैसे ही भोजन हमारे अंदर जाएगा तो उस जटिल अवस्था में, जैसे कि बड़े बड़े फूड पार्टिकल हैं ये, इनको किस में कन्वर्ट करेगा? कन्वर्ट इन स्मॉल पार्टिकल, छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करेगा। हम जो भोजन लेते हैं वो क्या होता है? वो होता है हार्ड। हार्ड का मतलब आप कुछ भी भोजन खाते हो वो होता है हार्ड। सबसे पहले वो हमारे मुख में जाता है, उसके बाद हम ये सारी प्रोसेस देखने वाले हैं। लेकिन अगर हम पाचन और जो डाइजेशन की जो एक डेफिनेशन बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं कि जटिल कार्बनिक पदार्थों को छोटे छोटे कार्बनिक और अवशोषण योग्य पदार्थों में कन्वर्ट करना क्या कहलाएगा? पाचन कहलाएगा। ये चीज़ बहुत ही मैंने एक्सप्लेन करके आपको समझाई है। डायरेक्ट भी समझा सकता है इसको कोई भी, कि जो हमारे भोजन में जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको छोटे या छोटे छोटे अवशोषण युक्त कार्बनिक पदार्थों में तोड़ना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। लेकिन क्या यह तरीका सही था? बिल्कुल नहीं था। अगर ये सारी प्रोसेस समझ में आएगी तो डेफिनेशन को रटने की ज़रूरत है ही नहीं, डेफिनेशन हम खुद बना देंगे। एक बार दोबारा रिवाइज कर लो। हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी के लिए क्या ज़रूरत होती है? ग्रोथ, डेवलपमेंट और एनर्जी। अब ग्रोथ किससे मिलती है? एनर्जी से मिलती है, ऊर्जा से मिलती है। अब ऊर्जा कहाँ से मिलेगी हमें? ऊर्जा के लिए हम क्या करते हैं? डेली कुछ खाते हैं, पीते हैं, उससे हमें ऊर्जा मिलती है। भोजन के अंदर ऊर्जा होती है। अब भोजन के अंदर क्या होता है? कार्बनिक पदार्थ, विटामिन वगैरह, मिनरल, खनिज लवण, ये सारे क्या हैं? कार्बनिक पदार्थ हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सब क्या होते हैं? कार्बनिक पदार्थ। इन सभी का नाम सुना होगा। लेकिन क्या हम डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट ले सकते हैं? डायरेक्ट प्रोटीन ले सकते हैं? डायरेक्ट फैट ले सकते हैं? बिल्कुल इम्पॉसिबल। हमें उनसे रिलेटेड फूड खाना होगा। अगर हमें फ़ैट लेना है तो हमें घी, दूध, चिकनाई वाली चीज़ें खानी होगी जिससे हमें फ़ैट मिल सके। अगर हमें कार्बोहाइड्रेट चाहिए तो हमें रोटी और जो भी आलू वगैरह होता है, चावल होते हैं, गेहूँ जो होता है, इनमें होती है सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट। तो हमें वो खाने होंगे तब जाके हमारे बॉडी को क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन है, सोयाबीन है, दालें हैं, चना है, और ये सारी चीज़, इनमें क्या होता है? इनमें होता है अंडे हैं, इनमें होता है दूध, प्रोटीन होता है। तो हम डायरेक्ट प्रोटीन थोड़ी ले सकते हैं, हमें उन फूड को खाना पड़ेगा। उसके बाद हम उसके अंदर जो प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट करके हमारा ब्लड एब्जॉर्ब कर लेगा, उससे हमारी बॉडी के लिए प्रोटीन की सप्लाई पूरी हो जाएगी। लेकिन आजकल जो सप्लीमेंट चलते हैं प्रोटीन वगैरह के, ये क्या होते हैं कि डायरेक्ट प्रोटीन दे देते हैं, जो हमारी सेहत के लिए लगता तो है कि ये बहुत फ़ायदेमंद है। जल्दी शरीर फूल जाता है, थोड़ी मसल भी गेन हो जाती है, जिम वाले लोग इसको लेते हैं। लेकिन ये चीज़ सही नहीं है। कितना भी उसमें आप ये कह लो कि ये नेचुरल प्रोटीन है, जो भी कंपनी कहती है ना कि हमारा प्रोटीन बिल्कुल नेचुरल है, ऐसा नहीं है। नेचुरल प्रोटीन भाई होता है सोयाबीन में, जो भी दालें हैं, और भी चना है, दूध में भी होता है, अंडे में होता है, और भी आप कहो तो जो मछली है उसके अंदर भी प्रोटीन बहुत सारा होता है। तो ये फूड होता है, उसके अंदर होता है प्रोटीन, ये नेचुरल प्रोटीन होता है। अब इसके अलावा तुम कितना भी नेचुरल प्रोटीन बना लो, वो नेचुरल हो नहीं सकता। आई बात समझ में? तो अब इसकी डेफिनेशन कैसे बनेगी? जटिल कार्बनिक पदार्थों को छोटे छोटे कार्बनिक पदार्थों में तोड़ना और अवशोषण युक्त पदार्थों में तोड़ना क्या कहलाता है? पाचन। यहाँ तक सही है? ये तरीका अच्छा लगा तो कमेंट करके जल्दी से बताइएगा। अब हम देखेंगे इसके आगे पूरा पाचन हम देखने वाले हैं हम इस कंप्लीट वीडियो में। तो वीडियो को बीच में स्किप मत करना, कंप्लीट वीडियो देख कर जाना और उसके बाद बताना अच्छी लगी अब
नहीं लगी। अब इसके आगे हम देखने वाले हैं पाचन की जो पूरी प्रोसेस है, कंप्लीट प्रोसेस, कहाँ से शुरू होता है, कहाँ ख़त्म होता है, इसके अंदर क्या क्या चीज़, क्या क्या इवेंट होते हैं, कौन कौन सी घटनाएं होते हैं, सारी चीज़ समझ में आ जाएगी बिल्कुल क्लियर। लेकिन बने रहिए मेरी वीडियो के साथ, थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन कंप्लीट करना है। एक टॉपिक है मानव पाचन तंत्र, तो चाहे ये आधे घंटे की वीडियो हो, 40 मिनट की हो, 50 मिनट की हो, इसको कंप्लीट करके ही जाना है, इसको छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन कैसे बनेंगे, अब अभी तो हमने सिर्फ बेसिक देखा है, क्वेश्चन कहाँ पर बनते हैं उसको हम जल्द से देखने वाले हैं। तो अब हम आगे देखते हैं। अब पाचन है, पाचन हमारा दो चीज़ों से संपन्न होता है, एक होती है आहार नाल, आहार नाल एलिमेंट्री कैनाल जिसे हम बोलते हैं, एक होती है पाचक ग्रंथियां। पाचक ग्रंथियां, आहार नाल, दो चीज़ों का रोल होता है हमारे पाचन में, आहार नाल और पाचक ग्रंथियां। क्योंकि ग्रंथियां से अगर कोई थोड़ा सा नॉलेज, थोड़ा सा लॉजिक अगर लगाएगा तो ग्रंथियों से क्या स्रावित होता है, हार्मोन्स वगैरह, एंजाइम वगैरह। तो ये पाचन के लिए बहुत ही पाचन को आसान बना देते हैं। आहार नाल क्या है, आहार का मतलब होता है हमारा भोजन, आहार का मतलब होता है भोजन, नाल का मतलब होता है नली, भोजन नली, नाल का मतलब कोई लंबी नली है आपस में जुड़ी हुई है तो उसे हम बोलेंगे भोजन नली। आहार नाल, जिससे आहार लिया जा सके और पूरी तंत्र में पहुंचाया जा सके, इसे हम क्या बोलते हैं, आहार नाल। तो आहार नाल का मतलब समझ में आएगा, तो इसको मैं हटा दूं। अब आहार नाल क्या होती है, सिंपल है। आहार कहाँ से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल रटना नहीं है, रटना नहीं है, क्लियर एक बार में समझना है। आहार हम लेते हैं, कोई भोजन खाते हैं, कुछ भी पीते हैं, सबसे पहले कहाँ जाएगा, मुख में जाएगा। कहाँ जाएगा, मुख में। अब मुख के अंदर हम मुख खोल के देखना, ऐसा ये एक गुहा टाइप में होती है, गुहा टाइप में, गुफा सी लगती है, एक गुफा है, मतलब इसमें इतना ही भोजन आप ले सकते हैं। ये पूरी क्या हो गई, ये हो गई मुख, जिसे हम बोलते हैं मुख गुहा। तो हमारी आहार नाल का पहला पार्ट क्या हो जाएगा, मुख गुहा। तो नंबर 1 हम लिख देंगे आहार नाल का मुख गुहा। गुहा, गुहा का मतलब होता है कोई भी गुफा। तो पहला पार्ट हो गया हमारा आहार नाल का मुख गुहा। मुख गुहा मतलब रटना नहीं है बिल्कुल, भोजन हम लेते हैं, हम क्या पढ़, पाचन। तो पाचन में हमें खोपड़ी वगैरह तो पढ़नी नहीं है, आई बस समझे क्या पढ़ेंगे, भोजन जहाँ से लेते हैं, भोजन जिस नली से जाता है आर पर और पाचित होकर जो अवशेष बाहर त्यागा जाता है, उस पूरी नाल को क्या कहते हैं, आहार नाल। तो सबसे पहले भोजन कहाँ लेते हैं, सबके माइंड में आएगा मुंह में लेते हैं, मुख में। तो मुख एक गुहा, गुहा टाइप होती है, गुफा टाइप, तो इसे हम क्या बोलेंगे, मुख गुहा। तो पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट डायग्राम से समझो, यहाँ पर मुख है, मुख गुहा होती है, ये नासा द्वारा होता है, नाक के द्वारा जो नली निकल रही है और मुख से जो नली निकल रही है, दोनों हमारे इस गले में जाकर जॉइंट होती हैं। ऐसे नहीं है अलग अलग, यहाँ पर जॉइंट होती हैं, और एक यहाँ पर जो स्थान होता है जिस पर ये मिलती हैं, इसे हम बोलते हैं ग्रेसनी। एक शीशा लेना, शीशा में हम मुंह खोल के देखते हैं तो अंदर कुछ जो जगह दिखती है यहाँ पर ऊपर, आई बस समझे, तो हम नाक में से कुछ चला जाता है तो वो भी वहाँ पर जाकर टकरा जाता है। और अब अगर हम भोजन करते समय थोड़ा ज़ोर से बोल जाते हैं तो यहाँ पर फंदा लग जाता है, तो वो जगह जो होती है, वो जगह होती है ग्रेसनी, ग्रेसनी यहाँ पर होती है। तो दूसरा पार्ट इसका क्या हो जाएगा, ग्रेसनी, ग्रेसनी। दो पार्ट हो गए। अब ये दोनों मुख गुहा ग्रेसनी जिस पे जॉइंट होती हैं और यहाँ पर आगे खुल जाती हैं, खुलने के बाद एक सीधी पाइप टाइप के, पाइप नुमा, नली नुमा एक संरचना होती है जिसे हम बोलते हैं ग्रास नली या भोजन नली, इसे ग्रेसिका भी बोलते हैं। तो तीसरा पार्ट हो जाएगा ग्रास नली, ग्रास नली, इससे हम भोजन नली क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके द्वारा भोजन, अब सबसे पहले भोजन मुख में आएगा, मुख गुहा के बाद सीधा यहाँ ग्रेसनी से होके, इसमें ज़्यादा देर नहीं टिकता है, इसमें सिर्फ इसका सिर्फ इतना काम है कि इस जो दोनों जॉइंट को मेंटेन कर सके, जो भोजन है वो नासा द्वारा भी ना जाए। इसमें एक एपिग्लोटिस नाम का एक क्या होता है, हम मुंह खोल के देखते हैं, हमें एक नीचे लटकी हुई संरचना स्ट्रक्चर दिखता है यूँ ऐसे नीचे, वो क्या होता है, एपिग्लोटिस।
एपिग्लोटिस क्या काम करता है कि हमारे भोजन नली में जब हम भोजन करते हैं तो भोजन को श्वास नली में ना जाने दें, और जब श्वास लेते हैं तो उस श्वास को भोजन नली में ना जाने दें। तो कभी कभी हम खांसते हैं ना भोजन करते समय, वो क्या होता है कि अगर हम कुछ खा रहे हैं और खाते वक्त अब अगर हम हंस जाते हैं, बोल जाते हैं, तो हमें फंदा लग जाता है, तो उससे हमें खांसी आती है। ये क्लियर है। इसे हम बोलते हैं ग्रास नली। तीसरा पार्ट हो ग्रास नली। अब यहाँ पर ये थी मुख गुहा, पूरी मुख गुहा और नासा द्वार, ये नासा द्वार है जहाँ पर जाके खुलेगा, वो होती है ग्रसनी। ग्रसनी, अब ग्रसनी सीधा यहाँ से होकर ये जो सीधी लाइन जाती है इसे हम बोलते हैं ग्रास नली। तो भोजन इसके द्वारा ही आमाशय में पहुँचता है। ग्रास नली कहाँ पर जाके खुल रही है? आमाशय में। तो ये आमाशय है, ऐसा थैलीनुमा संरचना होती है, कुछ जे टाइप होता है, इसलिए इसे जे संरचना बोलते हैं। इसे बोलते हैं हम आमाशय, स्टोमक। तो जो खाना है, जो भोजन है, इसे नली के द्वारा जाएगा, इस आमाशय में जाकर स्टोर हो जाएगा। तो ग्रास नली कहाँ है? ग्रास नली यहाँ पर होती है। कभी कभी ज़्यादा खा लेते हैं तो कुछ अटक सा जाता है, यहाँ पर ऐसा लगता है हमारी छाती में कुछ दर्द हो रहा है। वो क्या होता है, अगर हम कुछ ज़्यादा खा लेते हैं एक साथ तो वो यहाँ पर थोड़ा अटक जाता है। तो ये होती है ग्रास नली। अब ग्रास नली कहाँ पर जाकर खोलती है? आमाशय में। तो अब आहार नाल का अगला जो पार्ट होने वाला है, बना देखे आप बता सकते हैं, आमाशय। तो चौथे नंबर पर क्या आएगा? आमाशय। आमाशय, स्टोमक भी बोलते हैं इसको। तो भोजन सबसे पहले मुख गुहा में आया, मुख गुहा में ग्रसनी से होकर ग्रास नाली में जाएगा। ग्रास नाली एक पतली भोजन नली होती है। इसकी जो सतह होती है, इसकी सतह पर कुछ चिपचिपे पदार्थ का स्त्राव होता है, जिससे भोजन वहाँ पर अटके नहीं, भोजन सीधा आमाशय में चला जाए। आमाशय होता है एक थैलीनुमा संरचना होती है, इसके अंदर भोजन आके इकट्ठा हो जाता है। पाचन कैसे होता है वो हम देखेंगे आगे, लेकिन मैं सिर्फ बता रहा हूँ आहार नाल के कौन कौन से भाग होते हैं। अब यहाँ पर जो आमाशय है, आमाशय यहाँ पर जाकर एक नलीनुमा संरचना में खुल रहा है। अगर आप देखोगे, इसे हम बोलते हैं छोटी आंत। और छोटी आंत यहाँ पर जाकर किस में खुलेगी? बड़ी आंत में। तो बड़ी आंत इस प्रकार जाती है और यहाँ पर रेक्टम में जाकर खुल जाती है। तो ये जो नली, एक नलीनुमा जो संरचना है हमारी, जो भोजन को आर पार ले जाती है और उस अपशिष्ट को बाहर त्याग देती है। इन सभी अंग के, ये सभी अंग किस में होते हैं? आहार नाल में। तो अब आहार नाल अगला भाग कौन सा हो जाएगा? आमाशय खुल कहाँ पे रहा है? छोटी आंत में। तो अगला पार्ट हो जाएगा नंबर 5, छोटी आंत्र। छोटी आंत्र। नंबर 6। अब आमाशय किस में जाकर खुला? छोटी आंत में। और छोटी आंत ऐसे घुमावनुमा नली होती है, और ये नली किस में जाकर खुलेगी? बड़ी आंत में। तो अगला पार्ट हो जाएगा बड़ी आंत। बड़ी आंत्र। अब इसका 7वां और लास्ट अंग होता है आहार नाल में। सिर्फ 7 अंग होते हैं। अब ये जो बड़ी आंत है ऐसे जाएगी, इस अग्नाशय से नीचे होकर इस पे जाकर खुल जाएगी। तो ये होता है रेक्टम, गुदा जिसे हम बोलते हैं। ये है आहार नाल के 7 भाग। अब कंफ्यूजन जो होता है, कंफ्यूजन और थोड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है। एक तो ये अग्नाशय है, एक है लीवर है। तो क्या ये आहार नाल के भाग हैं? ये होता है पित्त की थैली। ये छोटी सी जो थैली आपको दिख रही है, इसे हम बोलते हैं पित्त की थैली। सभी ने नाम में इसका सुना होगा, पित्त थैली। क्या ये पित्त की थैली और जो यकृत, लीवर है, और ये अग्नाशय जो पैनक्रियाज है, क्या ये इस आहार नाल का भाग हैं? बिल्कुल नहीं है। आइए बस समझो, बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? आहार नाल का मतलब होता है, मैंने अभी समझाया, जिससे भोजन जाए और पूरा पाचित हो, पाचन होने के बाद सीधा अपशिष्ट बाहर त्याग दे। तो सबसे पहले मुख गुहा कैसे? ग्रसनी में खुलती है। ग्रसनी कहाँ पर खुलती है? ग्रास नली में। ग्रास नली कहाँ पर खुलती है? इसमें आमाशय में। आमाशय कहाँ पर खुलता है? छोटी आंत में। छोटी आंत कहाँ खोल रही है? बड़ी आंत में। बड़ी आंत कहाँ खोल रही है? गुदा द्वार। तो क्या इनका और इसका कहीं पर रिलेट हुआ? कहीं पर रिलेट नहीं हुआ। तो आहार नाल में सिर्फ ये 7 अंग आते हैं। ये जो यकृत है, अग्नाशय है, ये किस में आएंगे? ये आएंगे पाचक ग्रंथियों में। ये ग्रंथियां हैं, ना कि उस आहार नाल का भाग है। तो अब पाचक ग्रंथियों में आएगा। सबसे नंबर 1 आने वाली है हमारी 3 ग्रंथियां पढ़ेंगे हम इसमें। 3 ग्रंथियां। नंबर 1 है लार ग्रंथि।
सबसे पहले भोजन कहाँ पर आता है? मुख में आता है। तो मुख में जो जीभ है हमारी, जीभ क्या स्रावन करती है? लार का स्रावन करती है। जीभ के पीछे लार की जो ग्रंथियाँ होती हैं वो लार का स्रावन करती हैं। तो एक होती है लार ग्रंथि, दूसरी होती है यकृत ग्रंथि। तो ये यकृत इसमें आता है, ग्रंथि में, यकृत ग्रंथि। ये चीज़ दोबारा बोल रहा हूँ मैं, ये तीनों चीज़ें इस आहार नाल में नहीं आएंगी। तीसरा है अग्नाशय ग्रंथि। इतना यहाँ तक सभी के समझ में आ गया होगा कि जो हमारा पाचन है दो चीज़ों से संपन्न होता है, आहार नाल और पाचक ग्रंथियाँ। आहार नाल के अंदर 7 अंग होते हैं, मुख हुआ, ग्रसनी, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदा। लेकिन जो पाचक ग्रंथि होती है वो 3 होती हैं, लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि। इन सातों और इन 3 चीज़, टोटल 10 चीज़ों का हमें पढ़ना है और इनसे हमारा डाइजेशन क्या हो जाएगा? कंप्लीट। तो अब क्वेश्चन कैसे बनेगा? तो निम्न में से आहार नाल का भाग नहीं है मुख हुआ, ग्रासनली, आमाशय और अग्नाशय। 4 मिल जाएंगे आपको? नहीं है पूछेगा। निम्न में से आहार नाल का भाग नहीं है, उनमें से 3 इनमें से मिलेगा, 1 इसमें से मिल जाएगा। कोई से भी 3 हो सकता है, इसमें कोई सा भी 1 हो सकता है। तो उसका आंसर जो इनमें से हो, लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, अग्नाशय, इनमें से कोई सा भी नाम हो तो उस पर आपको टिक करना है कि ये आहार नाल का भाग नहीं है, ये क्या है? पाचक ग्रंथियाँ हैं। अब हम एक एक चीज़ को उठाकर देखने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। अब इसके एक एक पार्ट को हम देखने वाले हैं बहुत ही गहराई से। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया था, लेकिन हम यहाँ पर जाएंगे बिल्कुल डीप लेवल तक जाने वाले हैं। अभी इन सबको हटा देते हैं हम। देखो, डायग्राम से समझाना बहुत ज़रूरी है। मैं इन सारी चीज़ों को यहाँ पर लिख भी सकता था पहले भी, और उनको ऐसे ऐसे समझा भी सकता था, ये आहार नाल होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, वीडियो थोड़ी लंबी होगी। लेकिन जो असली जो क्वालिटी एजुकेशन होती है वो यही होती है कि मैं खुद लिखूँगा एक एक चीज़ को अपने हाथ से बिल्कुल वीडियो के सामने, और तब समझ में आएगी, तब वो समझने का लेवल बहुत ऊपर पहुँच जाता था। अगर मैं यहाँ पर पहले ही लिख देता, आहार नाल के अंदर 7 भाग होते हैं, मुख, गुहा, ग्रसनी, ग्रासनली और आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदाद्वार। और हमारी जो पाचक ग्रंथियाँ होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि। तो समझ में आया? नहीं आया? ऐसे समझ में नहीं आता, जबकि मैंने एक एक चीज़ को लिख कर सब बताया है, और आगे भी मैं इसी प्रकार से चलने वाला हूँ। वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन कंप्लीट अगर टाइम नहीं हो तो मत देखना। अगर जब भी आपको शाम को, रात को, जब भी दिन में टाइम मिले तब इस वीडियो को देखना। 1 घंटा आपको लेकर बैठना है, कंप्लीट पाचन, कभी इससे बाहर क्वेश्चन जा ही नहीं सकता। क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो भी हम देखते रहे साथ साथ में। अब इसका पहला जो पार्ट होता है मुख गुहा। अब जो पाचन पढ़ेंगे इसके अंदर क्वेश्चन बनेंगे बहुत अच्छे अच्छे कि इस मुख गुहा का रोल क्या होता है पाचन में। मुख गुहा सबसे पहले भोजन किसके अंदर लेता है? मुख गुहा के अंदर। मुख गुहा के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? अब मुख गुहा है, इसके अंदर क्या होते हैं हमारे? सबसे पहले जो भोजन की, और जिस भोजन की सबसे पहले किससे टक्कर होती है? दांतों से। दांत, टीथ जिसे हम बोलते हैं। हमारे मुख गुहा के अंदर क्या होता है? दांत होते हैं, जीभ होती है, टंग जिसे हम बोलते हैं, और लार उसमें मिलती है। इतना सभी को पता है। अब यहाँ पर हम लार ग्रंथि को भी इसके साथ कंप्लीट कर लेंगे, अलग से नहीं पढ़नी ग्रंथियाँ, इसके अंदर ही पढ़ेंगे। लार ग्रंथि को यहाँ पर पढ़ेंगे, यकृत ग्रंथि को अग्नाशय के साथ में पढ़ेंगे, अग्नाशय को छोटी आंत के साथ में पढ़ने वाले हैं। स्ट्रक्चर जरूर ध्यान में होना चाहिए हमेशा। स्ट्रक्चर ध्यान है तो 7 अंगों को हम लिख सकते हैं, 3 ग्रंथियों को लिख सकते हैं, और उनके क्या क्या काम है। तो हमारे मुख के अंदर क्या होता है? दांत। और क्या होती है? जीभ। तो जीभ का सिर्फ इतना रोल है कि उस भोजन को मुलायम या लुगदी, लुगदी जानते हैं? लुगदी क्या होती है? लुगदी मतलब उसको लुगदी टाइप बना देती है, लार इसमें मिला दी जाती है। तो जीभ का कितना काम है? भोजन को मुलायम बनाना और उस भोजन में लार को मिलाना। इतना काम होता है बस जीभ का। जीभ के लिए हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ना ही इससे ज़्यादा क्वेश्चंस बनेगा। क्वेश्चन बनेगा लार से, सबसे ज़्यादा चांस होता है लार से। लार ग्रंथि से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, और दूसरा दांत से। तो सबसे पहले हम दांतों को पढ़ लेते हैं। हमारे जो दांत होते हैं, दांत सभी ने देख लिए होंगे, सभी को बता दो दांत। लेकिन अगर दांत को हम देखते हैं तो दांत 4 प्रकार के होते हैं हमारे।
मानव के अंदर 4 प्रकार के दांत होते हैं। एक होता है कृतंक, दूसरा होता है रदनक, तीसरा होता है अग्रचवर्णक, चौथा टाइप होता है इसका चवर्णक। साथ साथ में इसको आप लिख भी सकते हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं मुख गुहा के अंदर 2-3 चीज़ होती हैं, दांत होते हैं, जीभ होती है और लार ग्रंथियाँ होती है। जीभ हमने देख ली, जीभ का ज़्यादा रोल नहीं है। जीभ क्या करती है, लार को भोजन में मिला देती है और उसको घुमाने का काम करती है, लोगदी बना देती है। मतलब जीभ का नॉर्मल है, इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्वेश्चन बनेगा दांत से और लार ग्रंथि से। तो दांत होते हैं, दांत क्या करते हैं, सबसे पहले भोजन को क्या करते हैं, चीरते फाड़ते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित करते हैं। तो दांत सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, ठीक है। अब ये दांतों को भी हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। वैसे कोई पढ़ाता नहीं है दांतों को इसके अंदर, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ क्योंकि आपको अलग से दांत नहीं पढ़ना पड़े। दांत क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, क्या इनके काम होते हैं, तो इन दांतों को यहीं पर पढ़ लेते हैं। इनको कहीं और अलग टॉपिक इसका हम नहीं बनाते हैं, इसको अंदर ही पढ़ लेते हैं। तो दांत क्या होता है, दांत हमारे होता है 4 प्रकार के। एक होता है कृतंक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक। अब दांतों के ऊपर 2-3 मेन पॉइंट है। एक तो दांतों के जो अध्ययन होता है जिसे हम बोलते हैं ओडोंटोलॉजी। कुछ इसके बिंदु हैं जिसको आप लिख सकते हैं। दांतों के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, ओडोंटोलॉजी। हमारे शरीर का सबसे कठोर जो पदार्थ है, सबसे कठोर पदार्थ जो होता है, शरीर का सबसे कठोर पदार्थ एनेमल जो होता है, दांतों के ऊपर सफ़ेद आवरण होता है। ये सफ़ेद आवरण, अगर हम देखते हैं हमारे दांतों के ऊपर जो सफ़ेद आवरण होता है वो किससे बना होता है, वो बना होता है एनेमल से। एनेमल से बना होता है दांतों का ऊपरी आवरण, जो हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, सबसे कठोर, हड्डी से भी कठोर होता है। इसलिए दांत हमारे टूटते नहीं हैं। अगर एनेमल जैसे कमज़ोर हो जाता है तब हमारे दांत टूट सकते हैं। कठोर भाग होता है एनेमल। हमारी जो मानव में जो दांत होते हैं वो होते हैं द्विवार दंती दांतों की व्यवस्था पाई जाती है। द्विवार दंती का मतलब 2 बार हमारे जीवन में 2 बार दांत आते हैं। सबको पता है बचपन में जो 6 महीने के बाद दांत आना शुरू होते हैं वो होते हैं कच्चे दांत, जिसे हम दूध के दांत बोलते हैं। लेकिन जैसे ही 5-6 साल की उम्र हो जाती है बच्चों की, तो वो दांत झड़ने लगते हैं, झड़ने के बाद नए दांत आते हैं। तो वो दांत होते हैं स्टेबल, वो हमारे लाइफ टाइम चलते हैं। तो द्विवार दंती इसलिए बोलते हैं उसको, द्विवार दंती। दांतों के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी बोलते हैं। इनका एक सबसे कठोर भाग होता है एनेमल, जो सफ़ेद कलर का होता है, और जो व्यवस्था होती है वो द्विवार दंती होती है। द्विवार दंती का मतलब हमारे मुख में 2 बार दांत आते हैं। कुछ एक प्रकार होते हैं जो स्थायी दांत, जो सिर्फ एक बार आते हैं, और एक प्रकार होता है द्विवार दांत। अब हम देखें कृतंक। अब दांत होते हैं 4 प्रकार के। 4 प्रकार के हमारे दांत पाए जाते हैं। पहला होता है कृतंक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक। कृतंक होते हैं हमारे 4 ऊपरी जबड़े में भी 4 होंगे, निचले जबड़े में भी 4 होंगे। शीशा लेकर देखना, हमारे जो आगे वाले जो दांत हैं 4 थोड़े पैने होते हैं, नुकीले होते हैं, और उसके जस्ट नीचे भी 4 होते हैं। तो कितने हो गए, 8। 4 मतलब 4 ऊपर वाले, 4 नीचे वाले, जो सबसे मेन फ्रंट पे होते हैं ये वाले दांत, इन्हें हम बोलते हैं कृतंक। कृतंक मतलब कुतरने वाले दांत, कुतरने वाले, भोजन को कुतरने वाले दांत। अगर कोई चीज़ होती है कुतरनी होती है हमें, जैसे कि अब ये दांत किस में विकसित होंगे, ये होते हैं चूहों में, गिलहरी में। वो क्या करते हैं, वो किसी भी हार्ड सरफेस को कुतर देते हैं। आपने सुना होगा गिलहरी किसी चीज़ को कुतर देती है, या फिर उसे, तो उनके कृतंक जो दांत होते हैं ये बहुत ही मजबूत होते हैं, इसलिए वो किसी भी चीज़ को कुतर सकती है। तो कृतंक कितने होते हैं, 4। ऊपरी जबड़े में 4, निचले में 4। तो कृतंक का क्या होता है, कोई भी भोजन को कुतरने में। अब रदनक क्या होते हैं, रदनक क्या करते हैं, जो हमारे 4 दांत हैं, जिसके चारों दांत के एक इधर और एक इधर, जो थोड़े लंबे होते हैं, इन चारों की अपेक्षा थोड़े लंबे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, भोजन को चीरने फाड़ने का काम करते हैं। इन्हें हम बोलते हैं रदनक। रदनक का मतलब उसको चीरना फाड़ना। तो ये दांत किस में विकसित होते हैं, कुत्तों में, जंगली जानवरों में, हाथी में, शेर में, ये बहुत ही ज़्यादा विकसित होते हैं। कुत्तों में देखना आपको ये 2 दांत बाहर मिलेंगे ऐसे, रदनक ऐसे मिलेंगे ऐसे,
रदनक का मतलब वो कैसे भी जानवर को फाड़ने का, कैसे भी भोजन को फाड़ने का काम करते हैं, इन्हें हम बोलते हैं रदनक। जानवरों में ज़्यादा विकसित होते हैं ये दांत, है बस समझ में। तो ये कहते होते हैं दो 4 ये हैं, चारों के जस्ट एक इधर होता है एक इधर होता है, 2 हो गए और दोनों नीचे होते हैं, तो टोटल कितने हो जाते हैं 4, 2 ऊपर 2 नीचे। ये काम क्या करेंगे, भोजन को चीरने फाड़ने का काम करते हैं ये। अग्र चर्वणक जो होते हैं ये होते हैं, ये भी होते हैं 4, ये भोजन को चबाने का काम करते हैं। ये है कीर्तन, इसके जस्ट होता है रदनक, और इनके जस्ट पीछे होते हैं 4 जिन्हें हम बोलते हैं अग्रचर्वणक, जो हम जिससे हम भोजन पचाते हैं, जिससे हम क्या बोलते हैं भोजन पचा सकते हैं। ये 4 होते हैं, ये होते हैं अग्रचर्वणक, और ये होते हैं चवर्णक जो हमारे पीछे होती है। ये हमें इनकी संख्या होती है 6, ये भी भोजन को चबाने का काम करते हैं। तो दांतों से रिलेटेड ये थी जानकारी, इसको कंप्लीट जल्दी से लिखो, इसके बाद हम आगे बढ़ने वाले हैं। आमाशय यहाँ से कंप्लीट है। भोजन अब आमाशय के बाद कहाँ पर जाएगा, यहाँ से स्टार्ट होता पाचन, इसमें होकर आमाशय में आ गया, आमाशय में पाचन के बाद भोजन सीधा कहाँ पर जाता है, इस छोटी आंत में। अब छोटी आंत से पहले हम पढ़ने वाले हैं यकृत और लीवर। यकृत जो होता है, यकृत हमारे राइट साइड पर जाता है, जैसे कि हम ऐसे खड़े हैं, इस साइड होता है यकृत, जिसे मतलब लीवर। अब लीवर क्या काम करता है, लीवर ये जो पित्त की थैली होती है, पित्त की थैली के अंदर होता है पित्त रस, लेकिन पित्त रस का निर्माण कहाँ पर होता है, यकृत में। तो लीवर में हम लिखेंगे पित्त रस का निर्माण। इसमें कन्फ्यूजन होता है कि पित्त रस का निर्माण पित्त थैली में नहीं होता, पित्त रस का निर्माण होता है यकृत में, यकृत से जाकर इसमें स्टोर हो जाता है पित्त की थैली में, पित्त की थैली से फिर ये सीधा किस में जाता है, आमाशय में, और आमाशय में जाकर ये भोजन का पाचन करता है, पित्त रस का निर्माण होता है। अब पित्त रस क्या होता है, पित्त रस करता है वसा का पाचन, वसा का पाचन। अब अगर सवाल आए कि वसा का पाचन किसके द्वारा होता है, पित्त रस के द्वारा। अब पित्त रस का निर्माण कहाँ पर होता है, लीवर के अंदर होता है, इतना क्लियर है। अब पित्त रस का संग्रहण कहाँ पर होता है, संग्रहण कहाँ पर होता है, पित्त की थैली में, पित्त थैली में इसका संग्रहण होता है। पित्त रस बनता लीवर में है, लीवर से बनकर पित्त की थैली में स्टोर हो जाता है, यहाँ से जाकर आमाशय में चला जाता है, जिससे भोजन का पाचन होता है। भोजन में भी किसका पाचन करता है, वसा का पाचन करता है। लीवर हमारी मानव शरीर की सर्वाधिक बड़ी आंतरिक ग्रंथि है, आंतरिक स्त्राव ग्रंथि है। लीवर जो है सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, आई बात समझ में। और कौन कौन से फैक्टर, ये सारे फैक्टर इसके बारे में हैं। अब इसके बाद आती है हमारी छोटी आंत, छोटी आंत। छोटी आंत में सर्वाधिक पाचन होता है, सर्वाधिक पाचन और अवशोषण। सवाल कैसा आएगा, सबसे ज़्यादा पाचन और अवशोषण किसके अंदर होता है, छोटी आंत के अंदर होता है। और छोटी आंत के 3 पार्ट होते हैं। छोटी आंत के 3 पार्ट होते हैं, इसको हटा देता हूँ।
छोटी आंत के 3 पार्ट होते हैं। नंबर 1 होता है ग्रहणी, अग्र क्षुद्रांत, तीसरा होता है क्षुद्रांत। ग्रहणी, अग्र क्षुद्रांत, क्षुद्रांत। ग्रहणी आमाशय और जहाँ पर खुलता है ये होती है ग्रहणी, ये होता है अग्र क्षुद्रांत और लास्ट वाला पार्ट होता है क्षुद्रांत। ये थी छोटी आंत, सर्वाधिक लंबी होती है, सर्वाधिक पाचन इसमें होता है, सर्वाधिक अवशोषण इसके अंदर होता है। इसके बाद आती है बड़ी आंत। बचा कुचा भोजन किस में चला जाएगा? बड़ी आंत में चला जाएगा। इसमें कुछ जल का अवशोषण होता है, जल का अवशोषण। जल का अवशोषण होता है। अब यहाँ पर जो अग्नाशय है, अग्नाशय ग्रंथि यहाँ से अग्नाशय रस का स्त्रावण करती है, अग्नाशय रस का स्त्रावण करती है। इसके बाद बड़ी आंत में क्या है? बड़ी आंत जो सर्वाधिक जल का अवशोषण करता है, भोजन यहाँ पर होकर किस में चला जाता है? गोदा द्वार में, मलाशय में। मलाशय में ये संग्रहित हो जाता है और इसके बाद इसको त्याग दिया जाता है। ये है हमारा कंप्लीट पाचन। ये इसका लास्ट पार्ट होता है। यहाँ पर मलाशय होता है, स्टोर होता है, यहाँ पर जो अवशिष्ट होता है उसको त्याग दिया जाता है। जो मेन सवाल बनता है लीवर से, आमाशय से, छोटी आंत से और हमारी जो लार ग्रंथि है, इनसे मेन क्वेश्चंस बनते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस जो बनते हैं, अग्नाशय रस जो होता है इसकी प्रकृति कैसी होती है? तो इसकी प्रकृति होती है हल्की क्षारीय। लिखना है इसको जल्दी से। अग्नाशय रस की प्रकृति कैसी होती है? हल्की क्षारीय होती है। अग्नाशय पीले रंग की एक ग्रंथि होती है जो आमाशय के नीचे और छोटी आंत दोनों के बीच में होती है। अग्नाशय पैनक्रियाज जिसे बोलते हैं। अगला सवाल है, पित्त रस का निर्माण कहाँ पर होता है? तो लीवर में होता है। पित्त रस का संघनन कहाँ पर होता है? पित्त की थैली में होता है। पित्त रस काम क्या करता है? भोजन में उपस्थित वसा का पाचन करता है। आमाशय के अंदर कौन सा रस स्त्रावण होता है? तो उसे हम बोलते हैं जठर रस। जठर रस के अंदर कौन सा एंजाइम होता है? पेप्सिन और रेनिन। जबकि एक अम्ल होता है उसका नाम होता है HCl। HCl के कौन कौन से काम है? HCl भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है, भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। लार के अंदर कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? लाइपेस्टाइलिन काम क्या करते हैं? स्टार्च का पाचन करते हैं। दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, कृतंक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक। कृतंक 4 होते हैं ऊपर नीचे, रदनक 2 होते हैं, अग्रचवर्णक 4 होते हैं, चवर्णक होते हैं 6। तो टोटल हो गए 32। छोटी आंत सर्वाधिक लंबी होती है, 3 भाग होते हैं, ग्रहणी और अग्र क्षुद्रांत, क्षुद्रांत। उसके बाद बड़ी आंत होती है, इसके बाद होता है गुदा रेक्टम। तो ये है हमारा कंप्लीट पाचन। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसी लगी वीडियो। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। कंप्लीट पाचन यहाँ पर देखने को मिला, और भी इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको इसमें लेकर आऊँगा। अगले वीडियो में आपको अगले टॉपिक पर बहुत ही अच्छी वीडियो मिलने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जल्द से जल्द।